बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए। आजकल मेरी तैनाती है बीएमओ मंजाकोट। किसी शख्स को कोई बीमारी निकल आती है, जैसे हाइपरटेंशन, मतलब किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, क्या हमें मंथली चेकअप करवाना चाहिए और उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे माजिद और आप मुझे देख रहे हैं अभी रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे गुफ्तगू का एक और शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। और गुफ्तगू में हमेशा हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं। आज भी हमारे साथ एक मेहमान है जिनका नाम डॉक्टर सलीम भट्टी साहब है। जनरल फिजिशियन हैं, बीएमओ मंजाकोट राजौरी में तैनात हैं और सुरनकोट में भी पेशेंट्स की खिदमत करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा जी कि हमारे सुरनकोट में जो ये मुझे अभी पता चला कि 90.4 एफएम पीर पंजाल रेडियो, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जी। बाकी जो आपके साथी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी तरफ से सामीन को बहुत बहुत सलाम, आदाब और सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले कि सवालों और जवाबों का सिलसिला हम शुरू करें, मैं आपसे ही आपका परिचय जानना चाहूँ। जी, मैं बेसिकली यहाँ से सुरनकोट से हूँ जी। तो मैंने जो अपना डिग्री किया ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से, फिर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और अभी पिछले 1 साल से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया हूँ और आजकल मेरी तैनाती है बीएमओ मंजाकोट राजौरी में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि हम बीमार हो जाते हैं, कोई भी बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर, सर दर्द, फीवर, फिर क्या हमें मंथली चेकअप करवाना चाहिए और उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं? जी, मैं इसमें अर्ज़ करूँगा कि अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर है जी, तो आपको जो एक आइडियल कंडीशन होती है तो उसमें जो है आपको हर साल जो है अपने रूटीन टेस्ट जितने हैं वो करवाने चाहिए। अगर 1 साल में नहीं करवा सकते तो 2 साल में कम से कम एक बार ही करवाना चाहिए जी। अब अगर किसी शख्स को कोई बीमारी निकल आती है, जैसे हाइपरटेंशन, मतलब किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, या डायबिटीज़ मतलब शुगर की बीमारी होती है, या बहुत सारे लोगों को जो है दमे की, जिसे हम अस्थमा कहते हैं, उसकी दिक्कत हो जाती है, फिर जोड़ों का दर्द निकल आ जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो टेस्टों के बाद कोई ऐसी बीमारी निकलती है तो वो फिर आपको डॉक्टर साहब जो भी उसके स्पेशलिस्ट होंगे उनके पास जाना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, फिर वो जैसे आपको बताएंगे उस हिसाब से आपको दवाई का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी जवाब में एक सवाल निकल के आता है, जैसे आपने बहुत सारी बीमारियां गिनवाई, हम अक्सर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, कोई जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जो आम बीमारियां, कितना हार्मफुल है जो सेल्फ मेडिकेशन है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये भी अपने सामीन को, दर्शकों को बताता चलूँ कि वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में एक ड्रग जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ने वो बनाई हुई है कि विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर जी आप जो है मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। यानी आप किसी जो है काउंटर पे, फार्मेसी पे जाके ये उनको भी हदायत होती है और दर्शकों को भी ये पता होना चाहिए कि जो सेल्फ मेडिकेशन होती है वो कभी भी किसी भी प्रकार नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी को ब्लड प्रेशर जो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ हालात, कभी ऐसा है किसी घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो चूँकि वो हालात ऐसे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेडिसिन खुद ही लेनी शुरू कर देनी है। उसी तरीके से बहुत सारे हमारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जब वो टेस्ट करवाते हैं तो अचानक उनको शुगर निकल आती है। यानी शुगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है, शुगर तो हम लेते हैं लेकिन जिस्म में जब शुगर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो वो अचानक निकल आई तो आप
जो है ओवर द काउंटर चले गए कि जी मुझे शुगर है तो दवाई दो, तो उसके जो है नुकसान ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। इसलिए जो सामीन को हमारी गुजारिश ही रहेगी कि जब भी कभी ऐसे आपको दिक्कत हो, हाँ छोटी मोटी बीमारी होती है, ज़ुकाम के लिए, बुखार के लिए, या कोई आपको दर्द हो गया या कोई चोट लगी, तो उसके लिए अगर कोई फर्स्ट एड ले सकते हो। लेकिन ये कुछ बड़ी बीमारियां जो होती हैं आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जो आपने बीमारियां गिनवाई, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फीवर, इनका मेन रीजन क्या है? हमारे कश्मीर में ये बीमारियां क्यों आम है? क्या हमारा खान पान सही नहीं है? क्या हमें वो दुरुस्त करना चाहिए? मेन रीजन क्या है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर हो गया या डायबिटीज हो गया, तो ये बहुत सारा जो है, ये दोनों डिजीजेज हैं, वो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके साथ रिलेटेड है। जैसे ब्लड प्रेशर जो है, वैसे भी पहाड़ी इलाके में लोगों का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो दूसरा, नमकियात थोड़ा हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर जैसे आपने वैली की बात की, और यहाँ पे राजौरी पुंछ में भी लोग मीट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मीट में भी रेड मीट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर राजौरी पुंछ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोग घी, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है, खासकर घी हुआ, मक्खन हुआ जी, और इस प्रकार की जो चीजें हैं, और जो है ज्यादा तली हुई चीजें हैं, ये खाते हैं। तो ये दोनों बीमारियां जो है, वो आपका जो लाइफस्टाइल है, जो खान पीन है, उसके हिसाब से जो है ये बीमारियां होती हैं। दैट मींस हमें अपना खान पान चेंज करना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। जी, मैं इसमें ये अर्ज करूंगा, चेंज नहीं आपको करना है, उसमें ये है कि अगर आपको जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो आप खान पीन कर रहे हैं, तो उसके बाद चूंकि आपने पुराने टाइम में देखा होगा कि लोग जफाकश होते थे, मेहनती होते थे। बिल्कुल हाँ। तो ये जो बीमारियां नहीं होती थी, बिल्कुल हाँ। आजकल आप देखें, जो आपके दरवाजे तक तो सड़क चली गई हैं, फिर आपका जो है रेडीमेड फूड वो भी आ गया है, और लोग मेहनती नहीं रहे। अब वो क्या करते हैं, फिर जो है आपके ये सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बड़े आ गए, जिन्हें हम कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं। फिर रेडी टू यूज फूड आ गए हुए हैं। तो ये जो दोनों बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, फिर इसके साथ और भी ऐसी कुछ बीमारियां उनके आगे चल के बताएंगे, लेकिन दो ये ज्यादा। और आजकल गवर्नमेंट का भी घर घर में ये पैगाम जो है, और मैं आपके माध्यम, रेडियो के माध्यम से भी ये कहूँगा कि आपको इन दो बीमारियों, खुसूसन जो है अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जो है, ये रेगुलरली चेकअप करवाते रहे। अगर महीने में एक बार करवाएंगे बहुत अच्छा है, हफ्ते में एक बार करवा लेते हैं, खासकर जो लोग 40 के ऊपर है। बिल्कुल, बहुत ही प्रिसाइजली डॉक्टर साहब ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया। डॉक्टर साहब, अक्सर हम खाना खा के, खाना पूरा खाते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं, और या पानी पीते हैं या सीधा लेट जाते हैं। कितना हार्मफुल है वो? बहुत हार्मफुल है, और साइंटिफिकली भी अप्रूवन ऐसी ये हो गया है कि जो पानी पीना है, या तो वो आप खाना खाने से पहले जी जो है 10 मिनट पहले, या 5 मिनट भी अगर ज्यादा है तो खाने के बीच में पानी मत पीजिए, और फिर जब आप खाना खा लेते हैं तो 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। बिल्कुल, क्योंकि ये साइंटिफिकली ऐसा हुआ है कि जब आप खाना खाते हैं तो हमारा जो मैदा होता है, उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, यानी ऐसे नमकियात होते हैं, जो कि हमें डाइजेशन के लिए, या एंजाइम होते हैं, वो डाइजेशन के लिए हमें मदद करते हैं। लेकिन जब आप पानी पी लिया तो ये खाना भी वहीं जाके बैठ जाता है, और पानी उसको कवर कर लेता है। तो उसकी वजह से ये है, डाइजेशन पूरा नहीं होता है। डाइजेशन पूरा नहीं होता है, और वो अनडाइजेस्टेड फूड भी अगर आप उसी वक्त लेट के, तो कई लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि जी हमें गले में खाना आ रहा है, या आवाज में भी बदलाव आ गया है, और आपका गले में भी जो खट्टापन आ रहा है। तो ये यही वजह होती है कि आप जैसे ही खाना खाते हैं तो आप लेट के फोन देखने लगे, टीवी देखने लगे,
तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो खाने का टाइम हो वो और लेटने का, यानी जो आप बिस्तर पे जाने का टाइम, इसमें कम से कम 2 घंटे का वक्फा होना चाहिए। 2 घंटे का वक्फा होना है जी। खाने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसी में से एक और सवाल निकलता है कि अक्सर यहाँ के लोगों की शिकायत है कि गैसेस हो रहे हैं, क्या यहाँ का पानी सही नहीं है, क्या ये वजूहात है जो आपने अभी गिनवाई? एक तो ये बहुत बड़ी वजह यही है। हाँ, दूसरा आ गया ऑयली फूड। ऑयली फूड, बिल्कुल ठीक। तीसरा आ गया कि यहाँ का पानी। अब ज्यादातर क्या होता है कि जैसे मैं सुरनकोट के कस्बे की बात करूंगा, तो जो पानी की पाइप्स आ रही होती है तो वो कहीं ना कहीं उनका लीकेज होता है, और जब पानी लीकेज होता है तो वो एयर सक करता है, बिल्कुल, यानी अपने अंदर खींचता है। तो वही मट्टी, धूल, तो वो जब सक करता है तो ये पानी में शामिल हो जाता है। तो एक तो ये हो गया कि पानी गंदा हो गया। दूसरा, हमारे पुराने टाइम में चश्मे होते थे, आज वो ड्राई हो गए हैं। अगर कहीं पंप्स भी निकाले हैं तो वो पानी भी जो है इतना साफ नहीं है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो पीने वाला पानी हो वो किसी बर्तन में आप स्टोर करें, बिल्कुल, उसको स्टोर कर लें, तो ताकि ये जो धूल मिट्टी जो ऐसा गर्द है ये नीचे सेटल हो जाए। बिल्कुल। फिर दूसरा, आजकल लोग एक्वागार्ड लगाते हैं, और भी ऐसे पानी साफ करने के बड़े सारे यंत्र आ गए हैं, बिल्कुल सर, वो आप लगा सकते हो। फिर बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि जी चश्मे से पानी लाया जाए, तो उसका भी बेहतरीन तरीका ये है कि वो भी आप स्टोर करें। फिर ओवर हेड टैंकीज होती हैं, उनमें ये है कि 10 लीटर की अगर, यानी मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें 1 क्लोरीन की टेबलेट होती है, डाल दे, वो डाल दी तो उससे भी पानी साफ हो गया। तो यही जो आपने कहा कि जो गैस का लोगों को जो है, आम अपनी जुबान में कहते हैं, हम तो कहते हैं एसिडिटी हो जाती है, तो वो गैस की प्रॉब्लम इसीलिए है। एक तो आप जो है खाना भी टाइम से, और सबसे एक बड़ी वजह भी ये है कि आप खाना भी टाइम से नहीं खाते हैं। दूसरा, वो भी रीजन, हाँ, वो एक रीजन वो आ गया। दूसरा, पानी का साफ ना होना। तीसरा, जो आपने पहला वाला सवाल किया कि खाया और लेट के, जो था ऑयली फूड्स आ गया। तो ये सारी वजूहात होती हैं ये इसकी गैसेस बनने की। इस चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो फिर ये दिक्कत इंशाल्लाह नहीं रहेगी। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। माह रमज़ान का मुतबरक महीना चल रहा है, तो रमज़ान के हवाले से जैसे फास्टिंग कितना हेल्प करता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में? जी जी, बहुत अच्छी बात आपने ये पूछी है। अभी रिसेंटली एक जो है अमेरिकन जर्नल से जी, ये भी मैं सामीन को बता दूं, जर्नल वो होता है कि मेडिसिन में और जो हमारी ये साइंस है इसमें दिन ब दिन तरक्की होती रहती है, रिसर्च होती रहती है। उस रिसर्च में ये पाया गया है कि जो मुस्लिम लोग हैं, फास्टिंग तो ज्यादा यही करते हैं, हिंदू लोग भी है वो अपने नवरात्रे भी करते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं। ये जो रोजा है 30 दिन का, तो क्या ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो जो आपने एक टर्म यूज की, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई, यानी ऐसे हानिकारक ऐसे जो चीजें आपके बॉडी में होती हैं जी, वो साफ हो जाती है। और रिसर्च क्या हुई है कि ड्यूरिंग रमजान या रमजान जो हार्मफुल सेल्स होते हैं, या जिनको हम कहते हैं कैंसर सेल्स जी, तो जिस्म क्या करता है कि वो उन सेल्स को खाना शुरू कर देता है। तो गोया के किससे बचाव हो गया? कैंसर से भी बचाव हो गया। जो ऐसे हार्मफुल सेल्स थे वो भी बॉडी ने ईट कर लिए जी। कोई ऐसी बीमारी पनप रही थी उसको भी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि ऊपर वाले ने निजाम ऐसा रखा हुआ है कि जिसको हम आजकल, जैसे ये कोविड पीछे काफी बीमारी जोर शोर से आई थी, तो इसमें जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो इम्यून सिस्टम यही होता है कि हमारा अंदर से जो है डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये रमजान में भी ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये इतना एक्टिव हो जाता है कि जितने हार्मफुल ये सेल्स हैं इनको डेड नहीं होते, इनको वो खा जाता है। ओके, तो वो खत्म हो गए, बिल्कुल, वो दोबारा ग्रो नहीं करेंगे भूख की वजह से। तो क्योंकि हर जो चीज है हमारी वो सेल से बनी होती है, तो जो हेल्दी सेल्स होते हैं, ठीक, उनको ग़िज़ा चाहिए होती है। तो अब वो क्या होता है, जब उनको ग़िज़ा हम नहीं देते हैं
तो वो कहते हैं कि मेरे पास है ग़िज़ा, ये जो हार्मफुल जो इनको खाना शुरू करो, ये अपनी ग़िज़ा उसको बना लेते हैं। तो इसलिए जो है रमज़ान में हम जो है नेचुरल वे से प्रोटेक्ट हो जाते हैं डिजीज़ से भी। बिल्कुल, ये उनके लिए शायद जवाब मिल गया जो अक्सर कहते हैं कि मैं तबीयत ठीक नहीं, मैं रोज़े नहीं रख सकता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो फास्टिंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, जवाब इसका यही निकलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने कैंसर का जिक्र किया, हमारे कश्मीर में बढ़ता हुआ कैंसर भी बहुत आला पैमाने पर बहुत बढ़ रहा है, तो उसका मेन रीज़न क्या है कि हम आज ही से कैसे अपने उस पे रोकें, कि किस तरह से हमें पता चले क्या सिम्टम्स हैं, क्या वो रीज़न क्या है? मैं बताता हूँ आपको क्यों बढ़ रहा है। जैसे कश्मीर की आपने बात की, तो वहाँ पे कश्मीर में 2 कैंसर जो हैं बहुत कॉमन हैं जी, यानी ज़्यादा पाए जाते हैं। एक है स्टमक कैंसर, मैदे का कैंसर, तो वो जो है उसको हम कहते हैं कांगड़ी कैंसर भी। बिल्कुल, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि आप कांगड़ी जो है वो अपने मैदे के पास रखते हैं जी, ठीक। एक तो बहुत बड़ा रीज़न ये है। दूसरा क्या है कि हालांकि बहुत जगह हम लोगों ने जो है हर टाइप के खाने खाए हैं, तो लेकिन जो कश्मीर का वाजवान है स्पाइसी, हाँ वो स्पाइसी बहुत ज़्यादा होता है। तो दूसरा कारण ये भी हो गया। अब आपका दूसरा जो है सवाल आ जाता है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। बिल्कुल। अब ये कैंसर बीमारी ऐसी है कि इसका कोई ऐसा जो इनिशियल स्टेज के ऊपर कोई टेस्ट वगैरह जो है आजकल तो बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन कोई ऐसा टेस्ट अभी तक नहीं आया है। मार्कर्स आ गए हुए हैं कि आपको ये दिक्कत आई है, तो तभी तो इंसान को पता चले कि अगर किसी शख्स को कहीं जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर, छाती के अंदर, पीठ में कहीं पे भी दर्द होता है, तो दर्द से पता चल जाता है कि मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो फिर वो डॉक्टर के पास आएगा। एक हेल्दी आदमी है, अच्छा खासा काम कर रहा है, अपना डेली रूटीन जो है वो जारी रखे हुए है, और 50-60 साल की उसकी उम्र हो जाती है, अचानक उसको एक दिन कुछ शिकायत होती है, वो जाता है टेस्ट करवाता है, उसको जो है कहते हैं जी आपको कैंसर है। अब इसमें जो है मैं कहता हूँ कि वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है। तो बाकी ये है कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम पहले ही लोगों को बताते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो जो लेडीज़ हैं उनको बताया जाता है कि अपना ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन करना है। उसी तरीके से एक सर्वाइकल कैंसर होता है, उनको हम ये एक टेस्ट होता है पैप स्मीयर, वो है कि क्योंकि अर्ली मैरिज होती है हमारे हिंदुस्तान में, तो वो हम उनको बोलते हैं कि आप वक्तन फ़क्तन ये अपना टेस्ट करवाते रहिए। फिर आ जाता है आपका ओरोफेरेंजियल कैंसर होता है, मतलब मुंह से लेके तो नीचे आप छाती तक चले गए। तो इसमें भी अगर कोई आपको सफ़ेद दाग आ गया मुंह में, या आपको कभी इसमें खाने पीने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी इजी मेथड हो जाता है, आप सिटी स्कैन के लिए चले जाते हैं। पेट्स आजकल बड़ा कुछ है, लेकिन इनिशियल स्टेज में वो पता चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कैंसर हैं कि जिनका पता लेट से चलता है और वो इतने खतरनाक भी नहीं होते। 40 साल की उम्र तक मैं तो ये कहूँगा साफ पानी पिए, बैलेंस डाइट खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए जी, और खुश रहिए, अपना फिजिकल एक्टिविटी करिए, तो इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज डॉक्टर साहब ने दी कि एक्सरसाइज करें, खुश रहें। खुशी से भी जो बीमारियां हैं दूर जाती हैं। कि इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग कैसे हो? बहुत बढ़िया जो है आपने सवाल किया है, इसीलिए आप ये आम लोगों के लिए एक समझने की जो है ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं या 18 साल से कम बच्चे हैं, उनको हमने वैक्सीन बहुत लेट की, बहुत लेट, बिल्कुल ठीक है। बच्चों को तो वैक्सीन भी नहीं की हमने, यानी बाद में की, लेकिन 2 साल के बाद। तो इससे अंदाज़ा ये लगाना चाहिए कि बच्चों में और जो नौजवान हमारे हैं 20 साल तक बच्चे, उनको
किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। उनका अपना अंदर से जो सिस्टम होता है वो फ्रेश होता है जी। और स्ट्रांग होता है। अब हम लोग जो है जब जो उम्र आगे जाती है तो उसको कैसे इम्यून सिस्टम को हम मेंटेन और स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं, वो है बेहतरीन चीज है एक्सरसाइज। जरूरी नहीं है एक्सरसाइज जैसे आपके टीचर बताया करते थे वैसे। तो एक्सरसाइज क्या होती है, कोई ना कोई आप फिजिकल काम करें, ठीक, बिल्कुल। अगर आप गांव में रहते हैं तो वैसे भी काम बहुत सारे होते हैं। हाँ। शहर में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, तो वहां पे आप सुबह सुबह उठ के या शाम को जैसे आपको टाइम मिले आधा घंटा तो आप अपना रनिंग कर लीजिए। बिल्कुल। अगर आपको रनिंग नहीं कर सकते हैं, तेज आप चल सकते हैं और हाथ पाँव का हिलाना वगैरह, तो ये होगी एक्सरसाइज। फिर उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि पानी का जो खास ध्यान रखें। तीसरा क्या होता है कि आप पॉजिटिव लोगों में रहें जी, जो कि अच्छी बातें करें। बिल्कुल। जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे दूर रहें। लिमिटेड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप इतने प्रिसाइजली हमें जवाब दे रहे हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है, वक्त की कमी है, सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, एक बीएमओ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे सुरनकोट में कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हमें पूंछ जाना पड़ता है या कश्मीर जाना पड़ता है, तो आप ज़रा बताइए हमारे देखने और सुनने वाले। जी, चूँकि मैं यहाँ पे हम अपने मुँह से तो नहीं ये कहना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे संडे को क्लिनिक करता हूँ एज ए सोशल वर्क। तो वहाँ पे भी मैं जितने लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको कोशिश करता हूँ एजुकेट करने की। तो जहाँ तक टेस्ट की बात है, यहाँ पे मैक्सिमम जो रूटीन टेस्ट हैं वो प्राइवेट लैब्स भी हैं, अंदर जो CHC है वहाँ पे भी जो रूटीन टेस्ट सारे होते हैं, और जो कोविड के टेस्ट हैं जैसे मैंने ये 2 टेस्ट बताए, रैट है, RT-PCR, दोनों करने होते हैं। एक और भी टेस्ट होता है वो जम्मू जो है मेडिकल कॉलेज में ही होता है, या श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में होता है, या सोरा में होता है, वो वहीं तक, क्योंकि वो नीचे या अभी तक राजौरी मेडिकल कॉलेज में भी नहीं आया है। तो ये 2 बेसिक टेस्ट हैं कोविड के, ये आप करवाइए। जो रूटीन टेस्ट हैं जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट आ गया, किडनी फंक्शन टेस्ट आ गया, थायराइड फंक्शन टेस्ट आ गया, फिर आपके CBC यानी ये ब्लड काउंट का है जी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये भी, फिर आपके जो आर्थराइटिस के लिए आपके छाती का एक्सरे है, आपका बलगम टेस्ट है, जितने भी टेस्ट है, ब्लड शुगर टेस्ट है आपका, फिर उसमें और कंफर्म करने के लिए ये सारे टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतना खूबसूरत मैसेज आपने हमारे देखने और सुनने वालों को दिया। वाकई ही जब कोविड-19 हुआ तब हमें समझ आया कि डॉक्टर्स असल में वॉरियर्स हैं। इन्हें हम सब दिल से हमारे रेडियो पीर पंजाल की टीम और आवाम की तरफ से डॉक्टर्स को सलाम करते हैं। और डॉक्टर सलीम भट्टी साहब आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए, इतनी कीमती बातें हमारे सुनने वालों तक पहुँचाई, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आरजे माजिद साइनिंग ऑफ।